बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 साल पुराना किस्सा है। इन दिनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मरतबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की अचानक उनको आवाज़ सुनाई दी। नाज़रीन किराम, 15 साल पुराना ये किस्सा। इन दिनों आसिफ और रिजवान मेडिकल के तालिब इल्म थे। एक मरतबा क्लास में वो इंसानी ढांचे के बारे में पढ़ रहे थे कि टीचर की आवाज़ आई, डे एयर स्टूडेंट, कल से जो 2 छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही हैं। इस्लामी त्यौहार के सिलसिले में इन 2 छुट्टियों के बाद मैंने आपसे पूरे इंसानी ढांचे का टेस्ट लेना है। घर आकर आसिफ और रिजवान को पूरा यकीन था कि वो इस टेस्ट में फेल हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इनके जहन में इंसानी ढांचे की खोपड़ी की हड्डियों के नाम और साख्त वाज़े नहीं हो रहे थे। वो दोनों किताब खोले इंसानी ढांचे पर लिखा हुआ मजमून पढ़ रहे थे कि अचानक आसिफ बोला, अगर हम कहीं से एक इंसानी खोपड़ी ले आए तो हमारा काम भी बन सकता है। हम खोपड़ी को सामने रखकर अच्छी तरह से खोपड़ी की साख्त के नाम याद कर सकते हैं। फिर रिजवान ने कहा, अरे भाई, ये जो हम अपने मोबाइल पर नेट से खोपड़ी की फ़ोटो और मालूमात निकाल के सामने रखे हुए हैं कि इससे बात नहीं बन सकती है। आसिफ ने जवाब देते हुए कहा, मुस्तकबिल के डॉक्टर रिजवान साहब, हाथ में पकड़ी हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। माना कि नेट पर सब कुछ है, मगर ये सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन की हद तक है। तुम मेरी बात पर गौर करो, तुमको समझ आ जाएगी कि जब हम खोपड़ी को अपने हाथों में पकड़कर इसमें मौजूद हड्डियों के साख्त पर गौर करेंगे तो हम कितनी आसानी से अपना टेस्ट याद कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम दोनों को अच्छे नंबर लेना लाजमी है, वरना ये 2 मार्क टेस्ट हुआ था जो हमारे कम नंबर आए थे, जो हमारे टीचर डॉक्टर अयाज साहब ने सख्त नाराज़ हुए थे। आसिफ की तकरीर सुनने के बाद रिजवान भी इस बात से आमादा हो गया कि अगर किसी जगह खोपड़ी मिल जाए तो इनकी वाकई बहुत आसानी हो जाएगी। अपना होने वाला टेस्ट कल के एक चंद मिनट बाद रिजवान ने अपना मोबाइल पकड़ा और इसका इंटरनेट बंद करते हुए बोला, तो डॉक्टर आसिफ साहब, खोपड़ी वगैरह बाजार तो फ़रोख्त होती नहीं, तो मेरे स्वीट दोस्त ये आएगी कहाँ से? आसिफ बोला, भाई, इसका बात तो यही हाल है कि शहर से बाहर जो कब्रिस्तान है इसकी गोरकन से रब्ता किया जाए, वो मेरा थोड़ा बहुत वाकिफ़ भी है। मैं कल छुट्टी के दिन कर लूँगा, कल शाम को मिलूँगा। बल्कि तुम ऐसा करना, कल शाम को आ जाना, हम इकट्ठे ही चलेंगे। दूसरे दिन शाम को रिजवान और आसिफ अपने बाइक पर शहर से बाहर वाले एक कब्रिस्तान में जा पहुंचे, जहां का गोरकन आसिफ वाकिफ था। थोड़ा बहुत गोरकन को मकान कब्रिस्तान के साथ ही था। जो आसिफ के दस्तक देने पर इनसे दरवाज़ा खोला तो आसिफ को देखकर वो पहचान गया और बोला, खैर तो है ना आसिफ बाबू, आज कैसे आना हुआ, कोई फुतगी? आसिफ ने इसके बाद का काटते हुए कहा, नहीं कबर दीन साहब, हमारे यहाँ कोई फुतगी नहीं हुई और सब खैरियत है। बस तुम कुछ काम पड़ गया है क्या? हम यहाँ से खड़े रहेंगे? अरे नहीं बाबू, आप अंदर आ जाए, आज तो वैसे भी अकेला हूँ। मेरे बीवी बच्चों के साथ अपने वालिदैन के घर गई हुई है। गोरकन ये कहते हुए इन दोनों को अपने सादा सी बैठक में ले आया। जैसे ही वो चरपाई पर बैठे, गोरकन इनके मुँह करने के बावजूद बोतल लेने घर गया। कुछ देर बाद वो नमोदार हुआ तो इसके हाथ में पकड़ी ट्रे में 1.5 लीटर मशरूब बोतल, प्लेट में नमको और 3 गिलास उनके नज़ारे। बोतल पीने और थोड़ा सा नमको खाने से फारिग होकर आसिफ अपने मतलब की बात पर आ गया। पहले उसने रिजवान का तारुफ करवाया, फिर अपने मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का बताया, फिर असली बात पर आ गया। जब उसने गोरकन से कहा, हमको एक इंसानी खोपड़ी चाहिए, तो गोरकन ने चूक कर इन दोनों को तरफ देखा। इसी वक्त आसिफ ने 500 रुपये का नोट ज़बरदस्ती इसकी जेब में डाल दिया। गोरकन ने पहले तो खोपड़ी निकाल कर देने से मदद कर ली, मगर जब आसिफ ने इसको यकीन दिलाया कि वो खोपड़ी किसी गलत मकसद के लिए नहीं ले जा रहे हैं, वो मेडिकल के स्टूडेंट है और इनको वाकई ही तालीमी सरगर्मी में इस्तेमाल करने के लिए खोपड़ी दरकार है, तो गोरकन ने ये कहते हुए खोपड़ी निकाल कर देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। ठीक है साहब, मगर इससे मज़ीद कुछ कीमत भी देनी होगी। आसिफ ने मज़ीद 500 रुपये इनको दिए तो इनकी रात 10 बजे आने का कहा। वो वापस चले आए। घर आकर रिजवान ने आसिफ को कहा, आसिफ तो पहली मरतबा इतनी रात गए कब्रिस्तान जाऊँगा, कहीं मुझे कोई रूह ही न चमट जाए। तो आसिफ हंसता हुआ बोला, अपने अबे गामन, तू क्या रोज रात को कब्रिस्तान जाता हूँ? क्या मैं कफन चोर हूँ? तुम घबराओ नहीं, खासा होगा। रात तो 9 बजे के करीब आसिफ ने घर वालों बात बनाकर 2 घंटों की इजाज़त मांगी और एक दोस्त बाइक से गिरकर जख्मी हो गया तो वह से अस्पताल देखने जा रहा था।
साथ रिजवान भी होगा। अगरचे अब्बाजान ने इसको इजाज़त दे दी, मगर उनकी आंखों में शक के साये वाज़े हो रहे थे। खैर साहिब वो घर से निकले और हल्के बादलों की चमक रही थी। रिजवान के साथ लेकर जब शहर से बाहर बड़े कब्रिस्तान के शहर पर मुड़े तो मौसम हल्की हल्की हवा चलने और बिजली चमकने से मस्जिद पुरस्रार हो गया था। कब्रिस्तान से करीब ही गोरकन का मकान था। गोरकन को साथ ले गया। गोरकन ने खोदने वाली कुदाल और एक टार्च हाथ में पकड़ी हुई थी। कब्रिस्तान की गेट में दाखिल होते ही बिजली चमकी तो एक लम्हे के लिए इनके कब्रों के तवील कतार नजर आए। तब इन दोनों की दिन खौफ और धड़क उठे और जिससे खौफ की लहर दौड़ने लगी। रिजवान ने एक लम्हे के लिए सोचा, वो वापस चला गया, मगर फिर दोस्त के साथ होने का हौसला पाकर आगे बढ़ता गया। कब्रिस्तान के दरख्त चमकती हुई बिजली में नजर आ जाते, वरना इनके साए गहरे के काले रंग के लग रहे थे, जैसे बहुत सारी चुड़ैलें एक साथ खड़ी हों। कुछ दूर चलने के बाद गोरकन बोला, साहब ये कब्र किसी वकार साहब की है। मैंने इसको देखा, इसकी देखभाल की बहुत कम आते हैं इनके वारिस, तो मैं आपको इसको खोपड़ी ही निकाल कर देता हूँ। ये कहकर अपना बेला साज उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, इसने कब्र की मिट्टी हटाने लगा। आसिफ बोला, गोरकन हिदायत देते हुए कहा, आप ये टार्च सिर्फ इस कब्र पर रखो, इधर ना रोशनी करना। रिजवान एक तरफ खड़ा हुआ कब्रिस्तान की देख रहा था, उसके मारे इसका पसीना छूट रहा था, मगर वो पानी की बेइज्जती के डर से वापस नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद गोरकन ने मिट्टी हटाई, फिर कब्र के इसकी गैर हटाई। फिर चंद मिनटों बाद कब्र को ओपन हो चुकी थी तो टारिश पकड़ी हुई आसिफ का दिल भी नामालूम खौफ से घबरा उठा। वो टारिश की रोशनी की कब्र के अंदर देखने की हिम्मत इसकी भी नहीं हो रही थी कि इस वक्त कहते थे। वह गोरकन से सवाल किया, कमरुद्दीन तुम डर नहीं लगता है कब्रिस्तान से? तो बोला, साहिब अगर हम डरे तो फिर कैसे बढ़ेगा हमारे बच्चों का, हमारे बाप का, दादा का ये काम जो कि अब मैं कर रहा हूँ। कुछ देर बाद गोरकन ने जब अपने हाथ निकला तो उसने अपने हाथ से कलबुज़ की तरफ पकड़ी हुई खोदी रिजवान और रिजवान का आसिफ भी करवा गया। तो फिर अपने जेब में कपड़े का काला थैला निकाला, फिर थैले से एक साइड पर रखकर कब्र के बंद करने लगा। कुछ देर वक्त के मेहनत के बाद कब्र में तबती हुई मिट्टी फिर से कब्रिस्तान से झाड़ता हुआ कहने लगा। गोरकन के मकान तक आने पर उसने इसके बाकी 500 रुपये पकड़ा दिए। बाइक स्टार्ट करके खोपड़ी वाला ठेला मोटरसाइकिल की एक साइड पर लड़काया। जब वो रिजवान के घर के पास आए तो रिजवान उतर गया। तब आसिफ ने खोपड़ी रिजवान को पकड़ा दी। फिर तो रिजवान डरता रहेगा, मगर जब आसिफ ने इससे कहा, तुम्हारे पास लाल वाली अलमारी के इस अलमारी के रख देना, मेरी अलमारी का लॉक खराब है, तो उसका घर का कोई भी फारत देख सकता है। रिजवान ने वजह सुनकर खोपड़ी अपने पास रखने का मन किया। घर के अंदर जाकर उसने सबसे पहला थैला अलमारी में रख कर लॉक किया। खाना वगैरह खाकर अभी वो सोने ही जा रहा था, अचानक उसके जोर जोर चीखी आवाज़ आई। घबरा कर अपने कमरे से बाहर निकला तो इसके बड़े भाई अपने छोटे बेटे को ज़मीन से उठाते हुए नजर आए। क्या हुआ भाईजान? घबरा के बोला। उसी दिन अपने भतीजे के सर से खून निकलता हुआ दिखाई दे। ये क्या हुआ? बैग चलाता हुआ मालूम हो गया कि इसका भतीजा सेन से अंदर से बरामद हुआ दाखिल हो रहा था। इसके सर पर छत से सीमेंट का दरमियानी टुकड़ा निकला, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट आई। मोहल्ले के मुकामी डॉक्टर को बुलाया गया। फिर अपने बच्चे की क्लिनिक पर ले जाकर उससे मरहम पट्टी की। खुदा का शुक्र है सर की हड्डी नहीं टूटी। मुकामी डॉक्टर बोला। बच्चे के घर वापस लाया गया तो रात हो चुकी थी। जब बच्चे दादी गई तो इसके सुकून की दो शामिल होने लगा। जब वो सोने लगा तो रिजवान और खुदा अदा करते हुए कमरे के अंदर आ गया। बच गया है। कमरे में आकर उसके एक अजीब सा ख्याल आया कि आसिफ और इसने चूँकि मुर्दे की खोपड़ी निकाली थी कब्र से, तो हो सकता है घर में बच्चे का जो चोट लगी इसके सर पर, तो क्या ये कोई अजाब या इंतकाम या मुर्दे का? अभी ये सोच कर रहा था कि इसके मोबाइल पर आसिफ का फ़ोन आने लगा। आसिफ ने फ़ोन में सब कुछ बता दिया।